Back you all at PC classes. Today we discuss about value chain analysis. वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस का। वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या, पहली बात। और पहली बात, वैल्यू होती क्या है। तो देखिए, वैल्यू होती है एक बिज़नेस में जो आपका बिजनेसमैन है या फिर एंटरप्रेन्योर है, जैसे जैसे गुड्स को बनाता है, वर्क इन प्रोग्रेस से रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में जाते हुए आपके गुड्स की वैल्यू ऐड ऑन होती चली जाती है। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं वैल्यू चेन एनालिसिस की, तो यहाँ पर एक होता है आपका, दो कॉन्सेप्ट होती हैं देखिए बिजनेस में। वन इज सप्लाई चेन एंड सेकंड इज वैल्यू चेन। वैल्यू चेन जिसमें हर एक स्टेप वैल्यू ऐड हो रही है। सप्लाई चेन जहाँ पर मैन्युफैक्चर से लेकर बीच में इंटरमीडियरीज, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो सामान पहुँचता है, गुड्स पहुँचता है, उसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन। वैल्यू चेन की बात आते ही सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो वैल्यू चेन में हेल्प करते हैं। और वैल्यू चेन जो है आपकी, उसमें मेन रोल रहा है माइकल ई पोर्टर का। अगर मैं बात करूँ वैल्यू चेन की, तो आपका माइकल ई पोर्टर, ठीक है, जिन्होंने वैल्यू चेन दी थी और जिसको बोला जाता है जेनरिक वैल्यू चेन। जेनरिक वैल्यू चेन, इनका वैल्यू चेन में बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दी हैं वैल्यू चेन के रिगार्डिंग, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स ओरिएंटेड होते हैं, लाइक एचटेट, नेट, एचपीएससी, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट पूछी जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेन के टोटल 5 प्लस में 4 9 एक्टिविटीज़ हैं। 5 एक्टिविटीज़ आपकी प्राइमरी हैं एंड 4 आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। 5 एक्टिविटीज़ आपकी प्राइमरी हैं और 4 एक्टिविटीज़ आपकी सेकेंडरी या सपोर्टेड हैं। फर्स्ट थिंग, नाउ व्हाट इज़ द 5 एक्टिविटी जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे, एंड विच आर द सपोर्टिंग और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो कि सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं और नीचे जो दी हुई है ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। जो फर्स्ट है आपकी वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में पहली बात, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, उसके बाद आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करो। लॉजिस्टिक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई चेन में जो हेल्प करता है उस फैक्टर को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। विदाउट लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इनइफेक्टिव है। लॉजिस्टिक में ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। सो नाउ देखिए, आप जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं 5, उनमें फर्स्ट है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, जब आप रॉ मटेरियल को लाना, वेयर हाउस में स्टोर करना और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पर लेकर जाना, ये सभी एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। ऑपरेशंस में रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, फिनिश गुड्स में, यानी अभी बनना स्टार्ट हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश में, वो होता है ऑपरेशंस। एंड थर्ड इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड जब आपका फिनिश गुड्स, अब आप रॉ मटेरियल को लाए थे, उसको स्टोर किया था वेयर हाउसेज में, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, लेकिन जब आप फिनिश गुड्स को एक बार वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं बिफोर सेल, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स पर, ऑपरेशन प्लेस से वेयर हाउसेज में जाने तक के, ये सभी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। अब आप क्या कर रहे हो, सेल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्रमोशंस की एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। सेल करने के बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सभी किस में आती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज। और इन सभी पांचों एक्टिविटीज़ को जो सपोर्ट देती हैं वो होती है हमारी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आधारभूत ढांचा किसी भी फर्म का, जिसमें उसका प्लांट एंड स्ट्रक्चर, प्लांट का जो स्टाइल है, मशीनरीज हैं, मतलब सभी इक्विपमेंट्स और बाकी का जितना भी स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करता है मेन फंक्शनिंग करने के लिए फर्म्स को। एचआर मैनेजमेंट, बिकॉज ये बोला जाता है कि एचआर एक ब्लड होती है, विदाउट ब्लड हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। और इसी टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एचआर मैनेजर्स, एचआर जो नहीं होंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में और सारा काम रुक जाएगा। तो एचआर जो कि ये सारा काम करते हैं,
टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एक में ही है। और प्रोक्योरमेंट होता है प्राप्त करना बोले तो रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज, सभी जो नीडफुल हैं वो सभी रिसोर्सेज को पहले प्रोक्योर किया जाना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो ये चारों ही हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। आई होप आपको ये जेनेरिक वैल्यू चेन समझ में आई होगी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु गिव द वैल्यू चेन? पोर्टर गिव दी। कि हाउ मच एक्टिविटीज़? 9 एक्टिविटीज़। ठीक है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कितनी है? 5 एंड सपोर्टिंग 4। नाउ अब इसमें जंबल करके दे देता है कि कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है। इन तीनों चारों में एक ऑपरेशंस को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हमें पता है ऑपरेशन प्राइमरी का पार्ट है, तो हमको वो चूज़ करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब देखिए, बहुत सारी कंपनी, एप्पल एंड ऑल, इन्होंने वैल्यू चेन को फोकस किया हुआ है। प्राइमरी और सपोर्टिंग यही बता रखा है इसमें। इसेंशियल फॉर सक्सेस का मतलब है कि वैल्यू चेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं, इसेंशियल है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑन कैपेबिलिटीज़। यस, अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी क्या हमारी फॉर्म में, जिसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया। ठीक है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स, बिकॉज विदाउट कस्टमर नीड्स अंडरस्टैंड, हम उनको वो प्रोडक्ट, वो चीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते जो वो चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे हमारे प्रोडक्शन में। ठीक है। यूज़ वैल्यू चेन एज अ सिंपल चेकलिस्ट। वैल्यू चेन को एक चेकलिस्ट की तरह यूज़ करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई हैं और कौन कौन सी रह रही हैं। इसमें एक वर्ड आया कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होती हैं। वो मेन एक्टिविटीज़, वो मेन कॉम्पिटेंसीज जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, एक स्ट्रेटजी को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। फिर एप्रोप्रिएट एंड सिस्टमेटिक यूज़। यस, हम जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, इसका एक एप्रोप्रिएट और सिस्टम वाइज यूज़ करना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कुछ भी हम नया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी चेन के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को अगर जैसे मान लीजिए एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उससे मॉडर्न पर उसको आना पड़ेगा। अगर उसको मार्केट में रहना है, लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, तो उसको न्यू टेक्नोलॉजीज या अपकमिंग जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज टेक ओवर एंड ऑल की सिचुएशन आ जाएगी और कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, सो इसकी सक्सेस के लिए ये चीज़ें इसेंशियल हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या है। वैल्यू चेन का ऑब्जेक्टिव है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और मार्केट में सर्वाइव करना, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करना। ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या होगी, अगर हम प्रॉपर वैल्यू चेन से काम करेंगे तो सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, रिड्यूस होगी हमारी कॉस्ट। और डिफरेंशिएशन, एक्टिविटीज़ विच आर एसोसिएटेड विद कोर कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज आर फोकस्ड अपॉन सो दैट फर्म कैन परफॉर्म बेटर देन द अदर। हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों से अलग हो सकते हैं क्योंकि हमने वो टेक्निक्स, वो चीज़ें यूज़ की हैं जो अभी दूसरी फर्म्स ने यूज़ ही नहीं की। हम साइंटिफिक वे से, सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे हैं विद वैल्यू चेन, सप्लाई चेन एंड ऑल, जिससे हम कॉस्ट एडवांटेज ले लेंगे और हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है वो हाई होंगी हमारे कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है। इससे हम क्या होंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। फिर है कॉस्ट ड्राइवर। क्या है कॉस्ट ड्राइवर है, वो पोर्टर ने देखे थे, आइडेंटिफाई किए थे कॉस्ट वैल्यू चेन एनालिसिस की ही कंसेप्ट में। कॉस्ट ड्राइवर होते क्या हैं, वो सभी ड्राइवर्स जो कि कॉस्ट को कैरी करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर्स। तो यहाँ पर आपकी लार्ज स्केल इकोनॉमी, आपको पता है लार्ज स्केल इकोनॉमी कब मिलती है, जब आप हाई प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। लर्निंग, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, एक्टिविटीज़ लिंकेज, यानी वेरियस एक्टिविटीज़ में आपस में लिंक, इंटर रिलेशनशिप्स बिजनेस यूनिट्स में, जैसे SBU यूनिट 1, 2, 3 ऐसे आती हैं। एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, टाइमिंग ऑफ एंट्री, मार्केट में कब कौन सी फर्म आई। ठीक है। फर्म की स्ट्रेटजी क्या है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस फर्म की, बिकॉज ज्योग्राफिकल लोकेशंस और गुडविल बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है। और एक फर्म के लॉन्ग रन सर्वाइवल में भी, क्योंकि अगर कोई फर्म मार्केट में है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उतना ही ज़्यादा
हाई होगा उतना ही ज़्यादा उसकी सेल इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और उसका जो नाम है मार्केट में वो भी उतना ही ज़्यादा चलेगा। लीगल एंड फिजिकल पॉलिसीज़ एंड ऑल फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद बेटा रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैल्यू चेन एंड मोड्स ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और सिंपल वैल्यू चेन का पोर्शन और दोनों में डिफरेंस है, फिर कुछ स्टेप्स है, ठीक है, ये पोर्शन आपका है। देन इसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर है। तो देखिए हम कर लेते हैं अब इसमें आपका रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैल्यू चेन। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्फ़िगरेशन एक स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं कि क्या क्या वैल्यू चेन इंप्लीमेंट करने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या चेंज आया, चैनल कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के मिले हैं, ये सभी भी कॉस्ट एडवांटेज को गेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेथड है रिकॉन्फ़िगरेशन के। फर्स्ट है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? इफ़ द एंड प्रोडक्ट इज़ नॉट अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, ठीक है, बट कैन फर्दर बी प्रोसेस्ड और अल्टरेटेड और यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया कि जो एंड प्रोडक्ट बोले तो फिनिश प्रोडक्ट अगर आपका कंज्यूमेबल नहीं है, मीन्स उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, बट कैन फर्दर भी प्रोसेस, लेकिन उसको फर्दरिंग प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके वो यूजेबल हो सकता है, कंज्यूमेबल हो सकता है। द एग्जिस्टिंग फर्म कैन इंटीग्रेट सच अ बिजनेस विद इट दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी कंज्यूमेबल यानी यूज़ करने योग्य नहीं है, तो इसको हम फर्दर प्रोसेस करके यूजेबल या कंज्यूमेबल बना सकते हैं, यानी उपभोग योग्य, यानी कि उपभोक्ता उसको यूज़ कर सकता है। तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हम क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इसका जो जस्ट अपोजिट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसमें क्या है? द रॉ मटेरियल और कंपोनेंट विच इज़ एट प्रेजेंट परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। प्रेजेंट में हम उससे आउटसाइड परचेज कर रहे हैं, बट कंपनी चाहती है कि विद इन द फैक्ट्री हम रॉ मटेरियल को बनाएं ताकि हमको कॉस्ट कम पड़े और हमको बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े और हम इनपुट्स पर कंट्रोल कर सकें। बिकॉज इसका एक फैक्टर ये भी होता है ये चीज़ करने का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, क्योंकि कई बार कंपनी को सप्लाई कम होने की वजह से वो गुड्स नहीं मिल पाता और प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए जब कंपनी रॉ मटेरियल की और प्रोडक्शंस वगैरह की ओर बढ़ती है तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब कंपनी फिनिश गुड्स की और प्रोडक्शन की ओर या कंज्यूमेबल गुड्स की ओर बढ़ती है तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर? फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वेरियस न्यू टेक्नोलॉजी डे टू डेट कंपनी अपडेट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करके इम्प्लीमेंट करेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उनको फुली यूटिलाइज करेगी। इकोनॉमिक रिसेशन अराउंड द ग्लोब। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? आर्थिक मंदी जब आ जाती है पूरे विश्व में, इज़ ऑल आर मोर इम्पेरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे हमारे तो हम उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, सो ये सभी मेथड थे कॉन्फ़िगरेशन के। फिर है लिंकेज अमंग डिफरेंट वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में क्या क्या लिंकेज है? जैसे सिंपल जो वैल्यू चेन सिस्टम आपका ये होता है कि सप्लायर, ठीक है, देगा रॉ मटेरियल फर्म को, फर्म चैनल्स बीच में अपॉइंट करेंगी और जैसे उसमें एजेंट होगा, उसमें होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे और उससे बायर के पास गुड्स जाते हैं। सो ये होता है आपका सिंपल वैल्यू चेन सिस्टम या वैल्यू सिस्टम, जिसमें हर एक एक्टिविटीज़ हर एक स्टेप पर वैल्यू इंक्रीज होती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यू चेन एनालिसिस? ये आपका डिफरेंस है भाई ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और वैल्यू चेन में, यानी कि जो पहले सिस्टम अडॉप्ट करते थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल इन्फॉर्मेशंस है पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, जबकि वैल्यू चेन में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू चेन डिसाइड करते हैं। दैट्स वाई वी गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हाइल वी फॉलो द वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, तो ये है। सेकंड है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है? एक्सेसिव ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें जो मेन एम्फेसिस है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर जाता था। यहाँ नॉट एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस कॉस्ट। यहाँ पर किस पर जाता है भाई? मेन डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस कॉस्ट पर, ठीक है।
तो का उसके बाद है अजम्पशन। अजम्पशन में मेन जो अजम्पशन होता है, मान्यताएं जो हम अजम्प्ट करके चलते हैं। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये माना जाता था कि कॉस्ट रिडक्शन इन वैल्यू एडिड सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कॉस्ट रिडक्शन क्या थी, वैल्यू एडिड यानी सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट, की मटेरियल की सेल अगर मान लीजिए 10 रुपये की हुई है, कॉस्ट 5 था, तो यानी कि 5 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई है। जबकि यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन इन इंटायर सेट ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज़ फ्रॉम द सप्लायर टू कंज्यूमर्स, यहाँ पर हर एक स्टेप में कॉस्ट रिडक्शन है उसको ही क्या किया जाता है, अजम्पशन लेकर चला जाता है सप्लायर से लेके कंज्यूमर तक। कॉस्ट ड्राइवर सिंगल कॉस्ट ड्राइवर होता था, यहाँ पर कॉस्ट इज़ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर हैं जो कि पोर्टर ने दिए हैं, जो हमने पढ़े भी हैं। डिज़ाइन इनसाइड पहले लिमिटेड होता था, अब यहाँ पर वेरियस वैरायटी है डिज़ाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ने देखा है कि रिकॉन्फ़िगरेशन है वैल्यू चेन का भी। उसके बाद है आपकी फ़िलोसॉफ़ी, अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन करने की फ़िलोसॉफ़ी ट्रेडिशनल में थी, जबकि यहाँ पर एक्सप्लॉइटिंग द लिंकेज विद सप्लायर कस्टमर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग प्रोसेस लिंकेज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सप्लायर, कस्टमर और प्रोसेस तीनों चीज़ों में लिंक स्थापित किया जाता है। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे इसके स्टेप्स एंड बाकी का एक छोटा सा पोर्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट यू कैन गेट notification for the upcoming videos. Thank you so much.